नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से WFI अध्यक्ष पर पहलवानों के आरोप के मामले में इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, DG SAI बैठक में शामिल हुए थे और प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी फिलहाल अब आराम करने गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है न्यूज़ और इंडिया को। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग ठाकुर से मुलाकात की गई है और बैठक हुई है। WFI अध्यक्ष पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से, उसको लेकर के आज ये बैठक हुई है। और बैठक के बाद में इस वक्त सभी पहलवान जो हैं वो आराम करने गए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ खास रहा। अभी जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बैठक हुई है, बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, खुद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। से आज तीसरा दिन है इस पूरे प्रदर्शन का और तमाम तरीके की जो पहलवानों की मांगे हैं वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। चूंकि थोड़ी देर पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर एक बैठक चल रही थी जिसमें जो खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी हैं सुजाता चतुर्वेदी, इसके अलावा साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DG हैं, वो यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। करीब 3:15 पर ये तीनों लोग अनुराग ठाकुर के घर से निकले हैं। यानी कि अभी भी खेल मंत्रालय इस पूरे प्रकरण पर मंथन कर रहा है, क्योंकि कल तमाम जो आरोप लगाने वाले पहलवान थे, चाहे विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, सभी लोगों की मुलाकात अनुराग ठाकुर के घर पर देर रात करीब 4 घंटे तक हुई। और सूत्र यही बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान, इस बैठक के दौरान किसी भी तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो अस्वस्थ नहीं हुए हैं और यही कारण है कि आज भी जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर चल रहा है। हालांकि अभी फिलहाल की बात करें जंतर मंतर पर, तो सिर्फ मुख्य रूप से जो पहलवान हैं उनकी संख्या जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। अभी लोग पहलवान जो है आ रहे हैं। फिलहाल रवि दहिया जो एक प्रमुख चेहरे हैं वो मंच पर मौजूद है, लेकिन बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, तीनों ही लोग अभी फिलहाल जंतर मंतर पर मौजूद नहीं है। यानी कि थोड़ी देर में वो आएंगे। चूंकि इंतजार किया जा रहा है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो क्या कुछ अपनी सफाई पेश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत हल्की फुल्की की थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री से उनकी बात नहीं हुई है इस विषय को लेकर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी के दया पर कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और एक कड़े शब्द, जो कि कड़े अंदाज के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जाने भी जाते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी तक आ जाएगी। तो निश्चित रूप से अभी चारों ही जगह पर सभी लोगों की नजर बनी हुई है। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की इंतजार लोग कर रहे हैं, या हम बात करें कि कुश्ती महासंघ की ओर से जो जवाब मांगा गया था खेल मंत्रालय की ओर से, तो कुश्ती महासंघ ने जवाब क्या दिया है, क्या देगी, इसको लेकर भी अभी इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही पहलवान भी देख रहे हैं कि क्या कुछ कुश्ती महासंघ कहता है। उसके बाद यहाँ पे जो पहलवान है वो अपना फैसला कुछ ले सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं उनके जवाब से, तो निश्चित रूप से लगातार जो पहलवान पहले से कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रह सकता है। अगर सरकार हमारे विषय में अगर जांच नहीं कराती है, कुश्ती महासंघ पर जिस तरीके के तमाम तरीके के आरोप लगे, जो अध्यक्ष हैं उन पर महिला उत्पीड़न तक के आरोप लगे, और यह भी कहा गया कि कुश्ती महासंघ में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुश्ती के बारे में जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से अभी भी दिल्ली की बात करें या हम बात करें खेल मंत्रालय की, सभी जगह पे जो हलचल है अभी भी बढ़ी हुई है। तमाम जो आला अधिकारी है इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेकर काम कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जो निपटारा है वो किया जा सके। जी, लेकिन मामले का निपटारा करना तो खैर पहलवान भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है, लेकिन क्या ये मामला इतनी आसानी से निपट पाएगा? क्योंकि पीयूष, आप खुद वहां पर मौजूद है, आप तमाम लोगों से भी बातचीत कर रहे होंगे, तो क्या नजर आ रहा है आपको? मामला सुलझ जाएगा ये या अभी और खिंचता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनको भी काफी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार
करीब 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। हालांकि इस बीच में कई जो कंट्रोवर्सी है उनके साथ जुड़ी, लेकिन ऐसी कोई जो महिला उत्पीड़न जैसी बात इस दौरान 11-12 सालों के दौरान देखने को नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से कड़े रुख के लिए बृजभूषण शरण सिंह जाने जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि बृजभूषण शरण सिंह का अपने क्षेत्र में एक अपनी पैठ है, और बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में भी कई लोग जो खेल से जुड़े हुए हैं वो बयान दे रहे हैं। कुश्ती महासंघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बयान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह क्या बयान देते हैं, उसके बाद ही ये कहना स्पष्ट होगा कि पहलवानों को उनके बातों पर भरोसा है या नहीं है, वो उनके जवाब से संतुष्ट है। अगर नहीं संतुष्ट है तो निश्चित रूप से ये मामला अभी भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल रात भी जो बातचीत हुई है सूत्र यही बताते हैं कि खिलाड़ी अपने स्टैंड पर डटे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए, इस पूरे जो महासंघ है पूरा उसमें बदलाव किया जाए, कई नियम कानून है उसको भी उसमें भी बदलाव किया जाए, और जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कराई जाए। तो खिलाड़ी अभी भी अपने मांगों पर डटे हुए हैं, क्योंकि कल भी खेल मंत्रालय तमाम खिलाड़ियों को बुलाया गया था। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के घर पर भी मुलाकात हुई। अगर मामला सुलझना होता तो देर रात जब 4 घंटे तक बैठक हुई उसी में मामला सुलझ जाता और आज पहलवान जो है वो अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन कहीं ना कहीं खेल मंत्री से मुलाकात के बाद भी ये मामला अभी फिलहाल सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक बात और है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है वो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से आरोप जब मेरे पर लगे हैं तो मैं आरोपों के बीच में इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, मेरे पास भी पर्याप्त सबूत है, खाली मैं मुंह अभी नहीं खोल रहा हूं। अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आएगी और कई सच्चाइयां भी निकलकर सामने आएगी। पीयूष, देखिए जानकारी ये मिल रही थी कि 4 बजे बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट अभी आपके पास? देखिए अगर हम बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह चूंकि अभी एक अन्य कार्यक्रम में गए हुए थे दोपहर में, और इस दौरान भी उन्होंने मीडिया से करीब 2 बार बातचीत की। पहली बार में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मेरी बातचीत नहीं हुई है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह से आरोपों पर सफाई दी है बृजभूषण शरण सिंह ने, इसका उन्होंने खंडन किया। इसके अलावा जब वो कार्यक्रम में पहुंचे किसी अन्य कार्यक्रम में, वो भी पहलवानों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, तो वहां पे उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं जो मेरे पे जो आरोप लगे हैं उसके बारे में मेरा क्या कुछ पक्ष है, मैं 4 बजे से पहले, माफ करिएगा, 4 बजे से पहले किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। हालांकि इसी बीच में एक बात उन्होंने जरूर कही कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, क्योंकि जो विनेश फोगाट है उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर हम लोग सच्चाई सामने लाएंगे तो तूफान आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका जो जवाब है वो बृजभूषण शरण सिंह ने दिया है। लेकिन जब 4 बजे यानी कि थोड़ी देर में, चूंकि 4 बज गए हैं, तो अब इंतजार करना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। तो उसके बाद ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं, क्योंकि अभी भी जो पहलवान है वो वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बयान का। और जैसे ये बयान देते हैं उसके बाद निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी यानी जंतर मंतर पे भी तमाम पहलवानों की प्रतिक्रियाएं जो है वो आएगी। चूंकि अभी किसी भी तरीके से पहलवानों से कहा गया है कि आधिकारिक तौर पे कोई भी स्टेटमेंट ना दे, और लगातार इस मंच से कहा जा रहा है कि अगर जंतर मंतर पर किसी कोने में कोई पहलवान कोई बयान देता है तो उसको आधिकारिक रूप से ना माना जाए, उससे इस आंदोलन से जुड़ा हुआ ना माना जाए, क्योंकि जो 4-5 प्रमुख लोग हैं उनके ही बयान को आधिकारिक माना जाए, इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ माना जाए। पीयूष, जिस तरीके से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह से कई मीडिया कर्मियों ने भी मुलाकात करने की कोशिश की है, और इस दौरान एक जिससे मीडिया कर्मी से उन्होंने बात की तो इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और जो पहलवान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उनके सिर्फ यही मांग है कि वो आखिर कैसे भी करके इस्तीफा दें। तो आखिर ये मामला सुलझेगा कैसे? देखिए अगर हम बात करें तो अभी जो एक तरफा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लड़ाई नजर आ रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ इतना कहा है अभी तक कि मैं आरोपों को खारिज करता हूं, लेकिन
जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह एक तरीके से कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि मेरे पास भी पर्याप्त सबूत है, मेरे साथ भी लोग हैं, मेरे साथ भी करीब 97% जो खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, और इस लगातार इस बात को बृजभूषण शरण सिंह दोहरा रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, और इस बात का जिक्र उन्होंने पहली बार जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पर किसी भी तरीके के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं फांसी पे लटकने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या कोई एक महिला खिलाड़ी ऐसी है जो आकर कह दे कि मैंने उनके साथ किसी भी तरीके से उत्पीड़न किया है, किसी भी तरीके से उनका शोषण किया है। एक बात बृजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहे हैं, चूंकि इन खिलाड़ियों को ये बृजभूषण शरण सिंह का बयान है कि कई नियम और कायदे जो है कुश्ती महासंघ में बदले गए हैं जो इन खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत, और एक बात और कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक साजिश है, बड़ी साजिश है, वो कहीं ना कहीं की जा रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो बीजेपी सांसद भी है। तो लगातार बृजभूषण शरण सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से पूरी तरीके से बयान आ जाएंगे, यानी कि आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह जब अपना बयान दे देंगे, उसके बाद देखना होगा कि खेल मंत्रालय या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हैं। चूंकि अभी तक जो केंद्रीय खेल मंत्री का बयान आया है वो यही आया है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी तरीके से उनको न्याय दिलाया जाएगा। और इसी कड़ी में कल देर रात उन्हें वापस दूसरे राज्य के दौरे से दिल्ली वापस बैरंग आना पड़ा, और करीब 4 घंटे तक खिलाड़ियों के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई कहीं ना कहीं हल नहीं निकल पाया है शायद, और यही कारण है कि अभी भी जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और आगे भी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। और 4 के चक्रव्यूह में चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से, जहां पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर इस वक्त हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बुलंदशहर से। तहसीलदार और लेखपाल पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। हमले में लेखपाल और तहसीलदार को गंभीर चोटें भी आई हैं। अहमदगढ़ में रास्ता खुलवाने के दौरान ये हमला किया गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचे 5 ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदगढ़ में रास्ता खुलवाने के दौरान ये हमला किया गया है। तहसीलदार और लेखपाल वहां पर पहुंचे थे रास्ता खुलवाने के लिए, और पुलिस ने मौके से 5 ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसके बाद में पुलिस की टीम ने 5 ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 ग्रामीणों को इस वक्त हिरासत में लिया है, क्योंकि हमला किया गया था लेखपाल और तहसीलदार के ऊपर। दरअसल अवैध कब्जा हटाने के लिए राजस्व की टीम वहां पर पहुंची थी, जिसमें लेखपाल भी थे शामिल और तहसीलदार भी शामिल थे, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने इस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद में पुलिस की टीम वहां पहुंची और 5 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल अहमदगढ़ में रास्ता खुलवाने के दौरान ये हमला ग्रामीणों की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तहसीलदार और लेखपाल पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। हमले में लेखपाल और तहसीलदार को गंभीर चोट भी आई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर। अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर, राजस्व की जो टीम थी जो अवैध कब्जा हटाने गई थी, उसके ऊपर ये हमला किया गया है। लेखपाल और तहसीलदार को इस दौरान गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर बाबू ने समाज कल्याण अधिकारी को बंधक बनाया है। अवनीश यादव को दफ्तर में बाबू ने बंधक बनाया है। दरवाजे पर अलमारी गिराकर दरवाजे को बंद कर दिया। 6 महीने के बकाया बिलों का भुगतान का ये पूरा मामला है जिस पर बंधक बनाया गया। समाज कल्याण अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप है। अकाउंटेंट ने रिश्वत मांगने का ये गंभीर आरोप लगाया है। समाज कल्याण दफ्तर में घंटों हंगामा भी चलता रहा। पुलिस ने ऑफिस पहुंचकर ताला खुलवाया। तो पुलिस ने ऑफिस पहुंचकर ये ताला खुलवाया है। फतेहपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां बाबू ने समाज कल्याण अधिकारी को बंधक बनाया है। अवनीश यादव को दफ्तर में बाबू ने बंधक बनाया। दरवाजे पर अलमारी गिरा करके दरवाजे को बंद कर दिया गया। लगातार तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने के बकाया बिलों का भुगतान का ये पूरा मामला। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर महापंचायत में किसानों ने एसडीएम को बंधक बनाया है। किसानों ने जबरन एसडीएम को 1.5 घंटे तक बंधक बनाया। किसानों का ये अड़ियल रुख देखकर एसडीएम भी सहम गए। आश्वासन मिलने के बाद ही किसान किशनी माने हैं और किशनी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की ये महापंचायत थी। तो आपको बता दें कि किशनी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की ये महापंचायत थी, जहां महापंचायत में किसानों ने एसडीएम को ही बंधक बना लिया। किसानों ने जबरन एसडीएम को करीब 1.5 घंटे तक बंधक बना करके वहां बिठाए रखा। किसानों का ये अड़ियल रुख देखकर एसडीएम भी सहम गए, जिसके बाद में किसानों को आश्वासन दिया गया और तब जाकर किसान माने हैं। किशनी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की ये महापंचायत थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर? और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या है पूरा मामला, जहां पर देखिए महापंचायत में किसानों ने एसडीएम को ही बंधक बना लिया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां ये किशनी तहसील पड़ती है। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा था कि तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। लगातार शिकायतें भी की जा रही थी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम को उन्होंने बुलाया भी था। हालांकि एसडीएम पहुंचे और उन्होंने किसानों की पहले तो जितनी भी समस्याएं थी उनको सुना, लेकिन जब एसडीएम वहां से उठकर जाने लगे तो किसानों ने उनकी घेराबंदी कर ली और उनको जबरन वहीं बिठा लिया। कहने का मतलब यह है कि उनको एक तरीके से 1.5 घंटे तक किसानों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद काफी देर तक बंधक बनाए रहे। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि उनके साथ अभद्रता भी की गई है। हालांकि जब 1.5 घंटा बीत गया और एसडीएम ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का जब आश्वासन दिया, उसके बाद ही किसानों ने उनको जाने दिया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो एसडीएम को 1.5 घंटे तक बंधक बना करके किसानों ने रखा और उसके बाद में जब आश्वासन मिला तब जाकर उन किसान माने और एसडीएम को जाने दिया। लेकिन जो किसानों का जो ये रुख था, जो ये व्यवहार था, उसे देखकर जरूर एसडीएम सहम गए। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख करते हैं आगरा से, जहां पर सैया थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर एक्शन लिया जा रहा है। एसडीएम की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। टोल प्लाजा से बिना प्रपत्र के ही ये ओवरलोड वाहन निकल रहे थे। आरटीओ, खनन अधिकारी और पुलिस बल इस दौरान वहां मौजूद रहा। खैरागढ़ एसडीएम ने पुलिस बल के साथ ये बड़ी कार्रवाई की।
तो आरटीओ, खनन अधिकारी और पुलिस बल वहां पर मौजूद था और एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न माध्यमों से सूचना मिल रही थी कि राजस्थान की सीमा से आगरा की सीमा में वाया खैरागढ़ अवैध खनन से लदे हुए वाहनों का परिवहन हो रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने तहसील स्तर से टीमें बनाई हैं, जिसमें हमारे तहसीलदार हैं और 3 नायब तहसीलदार हैं, जो अल्टरनेटिव डेज पे रात को विशेषकर भ्रमण करेंगे और इसका इंस्पेक्शन करेंगे। साथ में उनके आरटीओ की टीम रहेगी और पुलिस की टीम रहेगी, साथ ही खनन विभाग के खनन इंस्पेक्टर वगैरह रहेंगे। तो प्रयास ये है कि किसी भी तरह से अवैध खनन न होने पाए, न उसका परिवहन होने पाए। सर, सिंह जाजू टोल हमेशा से चर्चित रहा है इस मामले में हमेशा से, तो वहाँ कुछ विशेष ऐसा कुछ किया गया है? वहाँ विशेष किया गया है। हर रात में वहाँ हमने व्यवस्था की है कि लगभग पूरी रात वहाँ हमारा कोई ना कोई अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहेगा और बाकायदा सभी जो भी गाड़ियाँ वहाँ रुकेंगी उनके पेपर्स चेक किए जाएंगे। सर, पिछली टाइम कुछ लोगों को खिलाफ मुकदमे लिखे, गाड़ियाँ पकड़ी गई, तो अभी भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कुछ ट्रांसपोर्टर? हाँ, हम लोग इस प्रक्रिया में हैं और बहुत ही जल्दी इसमें हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता जोगेंद्र सिंह जुड़ गए। जोगेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि आगरा के थाना छिया क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों का बृहस्पति पत्र पे निकाले जा रहे थे, जिनकी सूचना एसडीएम को कई दिनों से चल रही थी। एसडीएम को सूचना होने के बाद में तमाम कार्रवाइयों के लिए उन्होंने टीम गठित की, जो कि रात्रि में सैया हो, चाहे खीरागढ़ हो, चाहे जगनेर हो, चाहे रातनगर हो, पूरे NH3 और जो तमाम क्षेत्र होंगे उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के साथ में दर्जनों गाड़ियां जो सीज करेंगे, जिनके पास न तो कोई प्रपत्र पाए गए और न ही इनके पास है ओवरलोड वाहन है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भर के आते हैं और आगरा की सीमा में प्रवेश करने के बाद में बड़ी स्पीड से होते हैं। तमाम हादसे और तमाम एक्सीडेंट होते जा रहे हैं और तमाम एसडीएम ने बताया कि तमाम कार्रवाइयों के लिए हमने टीम भी गठित की है, जो टीम बड़ी कार्रवाइयां आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जोगेंद्र। और अगली खबर भी आगरा से ही, जहां पर रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर बंदरों का आतंक खत्म करने के लिए लंगूरों की तस्वीरों का सहारा लिया। रेलवे स्टेशनों पर लंगूरों के कटआउट लगाए गए हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि देश के अन्य कई जिलों में ये प्रयोग सफल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रयोग आगरा में भी सफल रहेगा। इससे रेल यात्रियों को बंदरों से राहत मिल जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर बंदरों की ज्यादा संख्या यात्रियों को काफी परेशान करती है। स्टेशन पर यात्रियों के खाने पीने का सामान छीनने के चक्कर में कई बार बंदर उन्हें काट लेते हैं। रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि बंदरों से बचाव के लिए वन विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। आगरा के स्टेशनों पर बंदरों की समस्या खत्म करने के लिए लंगूर की तस्वीरें और उनके आकार के कटआउट लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए स्टेशन पे जो भी आवारा जानवर हैं, खास करके बंदर, इनके लिए हम वन विभाग से लगातार करस्पॉन्डेंस करते हैं और नगर निगम के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके इनको हटाने का प्रयास करते हैं। साथ ही रेलवे ने अपनी तरफ से लंगूर के साउंड्स और कटआउट भी स्टेशन पे लगाए हैं, जिसे देख के इन बंदरों के आतंक में कुछ कमी आ सकती है। क्या लगता है आपको कटआउट से बंदर भागेंगे? अन्य स्टेशनों पे भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं और इससे जरूर थोड़ा सुधार नजर आता है, तो आगरा में भी ये प्रयास किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे से जुड़ गए। कृष्णा, देखिए, कटआउट लगाने की बात कही जा रही है यहाँ पर कि बंदरों के आतंक से शायद कटआउट लगा करके छुटकारा मिल जाए, तो अभी क्या इसका असर देखने को मिला है? कृष्णा। बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं, आगरा में जिस तरह से बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर रेलवे की एक नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने लंगूर की जो फोटो लगाकर, जो कटआउट लगाकर इस तरह के बंदरों के उत्पात को रोकने के लिए एक मुहिम चालू की है, क्योंकि लगातार यहाँ राजनगरी आगरा पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आते थे। यहाँ पर बंदरों का जो झुंड रहता था, कई बार उन पर अटैक भी कर चुका है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने भी इस मुहिम को जारी रखा है। इससे काफी फायदा भी मिला है। हालांकि जो बंदरों की जो तस्वीर जहां पर लगाई गई है और जहां से कटआउट लगाया गया, उससे
बंदरों का झुंड वहां से काफी दूर तक हटता है, तो ये मुहिम बिल्कुल साकार होती दिखाई दे रही है। वहीं रेलवे प्रशासक श्रीवास्तव जी ने भी बताया कि जिस तरह से कटाव लगाया है उससे काफी हद तक हम लोगों को राहत मिल रही है। ये मुहिम हमने इसलिए जारी की क्योंकि यहाँ पर जो आरपीएफ का एक जवान था उस पर कुछ दिन पहले ही बंदरों ने उन पर अटैक किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने टीवी पर भी दिखाई। उसके बाद उन्होंने इस तरह की एक मुहिम चलाई है और अन्य जगह पर उन्होंने ये मुहिम साकार देखी। उसके बाद ये कटआउट लगाकर इस तरह के बंदरों को उत्पात को खत्म करने का, जो बंदरों के उत्पात को खत्म करने का ये प्रयास जारी किया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्णा। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।